जय हिंद बच्चों, मैं श्री कुमार नायर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सीजी बोर्ड यानी छत्तीसगढ़ बोर्ड का आदर्श प्रश्न पत्र का सेट बी। बच्चों, ये जो क्वेश्चंस है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ध्यान से देखिएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। आज एमसीक्यू से सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। The sum of the zeros of the polynomial will be। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पे क्या पूछा है? सम ऑफ द जीरो। आपको मालूम है बच्चों, सम ऑफ द जीरो का फॉर्मूला कितना होता है? माइनस बी बाई ए। अब ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है? ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है 1, बी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट जो है -5, और सी क्या होता है? 6। ठीक, अब हम यहां पे वैल्यू को पुट कर देते हैं। b का वैल्यू कितना है? -5। a का वैल्यू कितना है? 1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 5/1। 5 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट बोल रहा है प्रूव द प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी। प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब क्या होता है बच्चों? आपको मालूम है प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी होता है सी बाई ए। अब हमको ए बी सी फाइंड करना है। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2। बी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट कितना है? -4। और सी क्या है? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितना है? 3। तो बच्चों यहां पर देख रहे हो आप, सी का वैल्यू कितना है? 3, ए का वैल्यू कितना है? 2। तो आपका आंसर आ जाएगा अगेन सी, 3/2। इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 2n-1, क्वेश्चन में दे रहा है nth टर्म एक एपी का 2n-1 है, देन फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ द सीरीज। बच्चों एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। nth टर्म को आपने an लिया, फिफ्थ टर्म को आप क्या लेंगे? a5। a3 थर्ड टर्म रहता तो a3, सेवन टर्म रहता तो a7। तो यहां देखने से ही पता चल रहा है बच्चों n की जगह कौन आया है? 5। तो जहां n है वहां पे क्या आएगा? 5। अब आप देख रहे हो बच्चों, इन दोनों के बीच में क्या साइन रहता है? मल्टीप्लाई। तो 2 5 कितना होगा? 10, और 10 - 1 हो जाएगा 9। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आएगा बच्चों? 9। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्यूशन बनाना है। तुक्का मारने की कोशिश मत करिएगा बच्चों, एमसीक्यू है तो तुक्का मारे। आप कंसेप्ट क्लियर रखो, एमसीक्यू इजीली बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड इफ। इसका कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, ये इसका कंडीशन होता है। नेक्स्ट बोल रहा है बच्चों द रिलेशन बिटवीन टू इक्वल रेशियो। अगर दो रेशियो इक्वल है तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोपोर्शन में। द रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ये जो पॉइंट दिया है बच्चों इस किस क्वाड्रेंट में? तो बच्चों आपको मालूम है ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस इस तरफ क्या रहता है बच्चों? पॉजिटिव, और इस तरफ क्या रहता है? नेगेटिव। वाई इस तरफ क्या रहता है? पॉजिटिव, और इस तरफ क्या रहता है? नेगेटिव। तो हमारा कोई भी क्वाड्रेंट जो रहता है उसमें दो वैल्यू रहता है, एक एक्स रहता है बच्चों और एक वाई रहता है। अब वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? वो जहां पे लाई करता है वहां एक्स की वैल्यू क्या है। जैसे हम इसकी बात करें, इस जगह की, तो आप देख रहे हो बच्चों इस जगह में ये है x जो कि क्या है? पॉजिटिव, और ये है y जो क्या है? पॉजिटिव। अब यहां की बात अगर हम करें तो यहां पर क्या है बच्चों? x क्या है? नेगेटिव, y क्या है? पॉजिटिव। तो इसका आंसर ऐसा है। और जब हम इसकी बात करें तो यहां पे x क्या है? नेगेटिव, y क्या है? नेगेटिव, यानी दोनों नेगेटिव आता है। और जब हम यहां की बात करें तो यहां पर x क्या है? पॉजिटिव, y क्या है? नेगेटिव। तो आप देख रहे बच्चों जहां पे दोनों वैल्यू नेगेटिव होता है, जहां पे दोनों वैल्यू नेगेटिव होता है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। बच्चों ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, और ये क्या है? फोर्थ। तो जहां दोनों वैल्यू नेगेटिव रहता है वो कौन सा क्वाड्रेंट रहता है? थर्ड क्वाड्रेंट।
मैं बेसिक इसलिए बता रहा हूं बच्चों कि कहीं आपको अगर नहीं आता होगा तो आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। इफ द इंटरेस्ट कैलकुलेशन इज डन ऑन हाफ ईयरली बेसिस, क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर कैलकुलेशन करना है तो तीन तरीके से होता है बच्चों, या तो ईयरली होता है, या क्या होता है हाफ ईयरली, या होता है क्वार्टरली। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, ठीक, इन द फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, देन एनुअल रेट शुड बी टेकन। तो एनुअल रेट क्या होता है बच्चों, इसमें एनुअल रेट आधा होता है और टाइम क्या हो जाता है डबल। एनुअल रेट क्या हो जाता है बच्चों हाफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में पूछ रहा है एनुअल रेट शुड बी टेकन, तो क्या लेना है हमको हाफ। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हाफ। अगर टाइम के बारे में पूछता तो हम बोलते हैं टाइम क्या हो जाता है डबल। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज आइडेंटिटी है, इसका वैल्यू कितना होगा 1। नेक्स्ट, एंगल फॉर्म इन अ सेमी सर्कल। बच्चों ये है सेमी सर्कल, ठीक। अब यहां पे इस सेमी सर्कल में यहां पे कितना एंगल बन रहा है 180 डिग्री। तो इसके जस्ट सामने सेमी सर्कल के अंदर कितना एंगल बनेगा बच्चों 90 डिग्री। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है एंगल फॉर्म इन अ सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है बच्चों, इसमें कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए 90 डिग्री। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्पेस डायगोनल इन अ क्यूब इज, क्वेश्चन में आपको बोल रहा है स्पेस डायगोनल में, सॉरी क्यूब में कितने स्पेस डायगोनल्स होते हैं। तो बच्चों हम क्या करते हैं, पहले क्यूब बना लेते हैं। ये हो गया बच्चों क्यूब। अब इस क्यूब में हम क्या करते हैं, ये ऐसा क्यूब बना लेते हैं, पहले इसके डायगोनल्स को जोड़। क्यूब वो होता है बच्चों जिसके सब साइड क्या होते हैं इक्वल। अब डायगोनल का मतलब क्या होता है, जो ऑपोजिट एंड्स को लाइन ज्वाइन करती है उसको अपन बोलते हैं डायगोनल। जैसे बच्चों अगर मैं इसको ए बी सी और डी मानू, इसको क्या मानू ई एफ जी एच, तो क्या होगा बच्चों ऑपोजिट एंगल्स, मतलब ये है एक और इसके जस्ट सामने वाला ये एक क्या बनाएगा डायगोनल, यानी ऑपोजिट वर्टेक्स जिसको जोड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं डायगोनल। ऐसे ही सी किसके साथ बनाएगा ई के साथ, बी किसके साथ बनाएगा एच के साथ, और ये किसके साथ बनाएगा जी के साथ। तो टोटल कितने वर्टेक्स है यहाँ पे 4, तो 4 स्पेस डायगोनल्स बनेंगे बच्चों। ठीक है, अगर इसी में मैं आपकी बात करता स्क्वायर की बात करता, अगर मैं स्क्वायर की बात करता तो स्क्वायर में कितने डायगोनल बनते बच्चों 2, एक बनता है यहां पर एक बनता है यहां पर, तो 2 डायगोनल बनते। लेकिन स्क्वायर की जगह अगर क्यूब आ गया, क्यूब में कितने डायगोनल बनेंगे 4। डायगोनल किसको बोलते हैं, ऑपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन जोड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं डायगोनल्स। तो आप देख रहे हो बच्चों यहां पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, डायगोनल कितने होते हैं स्पेस डायगोनल्स 4। ये फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों, ये आपको तभी बनेंगे जब आपके कंसेप्ट याद हो, और कंसेप्ट याद नहीं है तो मजबूरी है हमको फिर वैल्यूज याद रखने पड़ेंगे या चीजों को याद रखना पड़ेगा। जैसे यहां पे बोल रहा है द अमाउंट इन विच द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, जो पैसा बच्चों हम बैंक में जमा करते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, जिसपे हमको ब्याज मिलता है, उस पैसे को बोलते हैं प्रिंसिपल। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है जिस अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं उसको हम प्रिंसिपल। द वैल्यू ऑफ 10 90 माइनस 45, तो बच्चों मालूम है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला 10 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉट थीटा, और कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो इसका वैल्यू हम क्या लिखेंगे 1। द स्पेशल रेशियो इन मेजरमेंट ऑफ टू सिमिलर शेप इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं बच्चों स्केलर फैक्टर।
क्या बोलते हैं इसको? स्केलर फैक्टर। अ कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, बच्चों ये सर्कल है, ये इसका क्या है? सेंटर। जो लाइन इसके सेंटर से पास होती है ना, यानी दो पॉइंट को जो लाइन जोड़ती है उसको अपन बोलते हैं कॉर्ड। तो जो लाइन सेंटर से पास हो रही है उस कॉर्ड को अपन क्या बोलते हैं? डायमीटर। क्या बोलते हैं बच्चों? डायमीटर ऑफ सर्कल। सम ऑफ ऑड एंड इवन नंबर, कोई भी एक ऑड नंबर ले लो बच्चों 3, कोई भी एक इवन नंबर ले लो बच्चों 4, तो और इन दोनों का सम करो तो कितना आ रहा है? 7। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एक ऑड और इवन नंबर का सम क्या आएगा? इट इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। बस इतना ही सिंपल है बच्चों। आपको हो सकता है कि ये सब चीजें मालूम रही हो, ये चीज जो है बच्चों ये याद रखने का है, ठीक है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट यूज नहीं होगा, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से बच्चों एमसीक्यू और क्या सॉल्व हो गया हमारा? फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमको क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे यहां पे आपको एक पॉलिनोमियल दिया है जिसका वैल्यू दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 6। बस आपसे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ P0। क्या फाइंड करने बोल रहा है आपको बच्चों? P0, यानी x की जगह आपने क्या पुट किया? 0। x की जगह आपने क्या पुट किया? 0। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 0 का क्यूब 0, 5 इंटू 0 0, 0 प्लस 6 6। तो इस तरीके से आपका P0 का वैल्यू आ जाएगा 6। खत्म। फिर आपको एक क्वेश्चन में एक और चीज बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P1। अब आपको क्या करना है बच्चों? x की जगह पे आपको क्या पुट करना है? 1। देखो सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, यहां x है और यहां पे क्या है? 1, यानी जहां जहां x होगा वहां पे आपको क्या पुट करना है? 1। 1 का क्यूब कितना होगा? 1 का पावर कुछ भी रहे बच्चों उसका वैल्यू कितना होता है? 1। 5 इंटू 1 कितना होगा? 5 प्लस 6, 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 5 कितना होगा? 2। तो इसके दो आंसर आएंगे बच्चों, एक P0 के लिए 6 और एक P1 के लिए 2। इस तरीके से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 9, एक AP का फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है बच्चों? 9, ठीक। एंड कॉमन डिफरेंस इज -2, कॉमन डिफरेंस कितना दिया है? -2। फाइंड द वैल्यू ऑफ 8th टर्म। तो बच्चों आपको फॉर्मूला मालूम है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1t। अब आपको क्या फाइंड करने बोल रहा है? 8th टर्म, तो आप क्या लिखोगे? a प्लस 8 माइनस 1t। अब रिस्पेक्टिव वैल्यूज को पुट कर देते हैं बच्चों। a का वैल्यू कितना है? 9, 8 माइनस 1 कितना होगा? 7, d का वैल्यू कितना है? -2। कभी भी बच्चों प्लस और मल्टीप्लाई रहता है तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 7 2 कितना होगा? 14, प्लस माइनस कितना होगा? माइनस। अब एक वैल्यू प्लस है एक वैल्यू माइनस है तो दोनों को माइनस कर देंगे। 19 और 14 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 5। अब इस 5 में साइन उसका लगाएंगे जो दोनों में बड़ा है। 14 बड़ा है तो उसके सामने माइनस साइन है, हम यहां लगा देंगे माइनस। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों A8 इक्वल टू -5। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1 2 एंड 4 6। आपके पास कितने पॉइंट्स है बच्चों? 2, एक है A और एक क्या है? B। A का कोऑर्डिनेट कितना दिया है? 1 2, B का कोऑर्डिनेट कितना दिया है? 4 6। दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ता है बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है यहां तक। अब आपको करना क्या बच्चों? हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से माइनस कर दें। तो हम क्या लिखेंगे? पहला 4 माइनस यहां पे क्या है? 1, ठीक। ऐसे ही सेकंड वैल्यू को किससे माइनस करेंगे? सेकंड से। 2 को किससे माइनस करना है? 6 से। तो अपन पहले बड़ी वैल्यू लिखे माइनस छोटी वैल्यू। हमेशा बच्चों याद रखिएगा बीच में माइनस लिखना कंपलसरी है। 4 माइनस 1 कितना होगा? 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 6 माइनस 2 कितना होगा? 4, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, 16 और 9 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 25। तो आप देख रहे हो बच्चों AB का वैल्यू कितना आया? √25। AB का वैल्यू कितना आया? √25। और √25 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5। कोई भी चीज रूट के अंदर 2 बार रहता है तो बच्चों हम उसको एक बार क्या निकाल देते हैं? बाहर।
तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा बच्चों 5 यूनिट। क्योंकि यहां पे हमको डिस्टेंस में कोई यूनिट नहीं दिया, ना सेंटीमीटर दिया है ना मीटर दिया है, तो हम क्या करते हैं बच्चों यूनिट लिख देते हैं सिंपल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड करने बोल रहा है, फाइंड द ग्रेडियंट एंड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो बच्चों आपको ग्रेडियंट और इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आपको मालूम है कि लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यदि ये जो उटपटांग तरीके से लाइन दी हुई है, पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको मालूम है m को हम क्या बोलते हैं ग्रेडियंट, जो x के साथ रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं ग्रेडियंट, और जो कांस्टेंट टर्म रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो ये होता है बच्चों इसका बेसिक। पर हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन इम्बैलेंस है कोई कहीं पर भी है तो उसको हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसमें आप एक चीज ध्यान देंगे बच्चों, हमको किसके फॉर्म में लाना है y के फॉर्म में। हमारा इक्वेशन क्या है 7x माइनस 2y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर किसके टर्म्स में रहना चाहिए बच्चों y के। तो y को क्या रहना चाहिए पॉजिटिव। कोई भी क्वेश्चन को बनाएंगे बच्चों लॉजिक लगा के बनाइएगा, अंधा मत बनाइएगा। अब यहां पर देख रहे हो बच्चों आपका y नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसफर करके लेफ्ट साइड में उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और यहां पे क्या बचेगा 7x माइनस 15। अब आप अगेन एक चीज नोटिस कर रहे हो बच्चों, y यहां पे सिंगल है इसके साथ कोई भी नहीं, लेकिन यहां y के साथ कौन है 2। तो हम क्या करेंगे इस 2 से सब को डिवाइड कर देते हैं। किसको डिवाइड करेंगे, इसको और इसको। तो आप देख रहे हैं बच्चों ये आ गया आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में y इक्वल टू 7/2x माइनस 15/2। और यदि आप इसको कंपेयर करते हो y इक्वल टू mx प्लस c से, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 7/2। m कौन होता है x का कोफिशिएंट, c कौन होता है कांस्टेंट टर्म, तो c का वैल्यू कितना आ गया माइनस 15/2। तो ये होगा बच्चों आपका ग्रेडियंट और ये होगा इंटरसेप्ट कट ऑन वाई एक्सिस। एक ग्रेडियंट है जिसको हम m बोलते हैं, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं c। तो इस तरीके से बच्चों आप m और c निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो मीडियन में एक चीज कंपलसरी है बच्चों, सबसे पहले अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। आप किस में अरेंज कर दीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है बच्चों, छोटे नंबर से बड़े नंबर में लिख दीजिए। सबसे पहले आपके पास देख रहे हैं सबसे छोटा वैल्यू कौन है, यहां चेक करते हैं बच्चों कौन सबसे छोटा वैल्यू है। तो सबसे छोटा वैल्यू कौन है 102। इससे थोड़ा सा बड़ा वैल्यू कौन है 106। फिर उससे बड़ा वैल्यू कौन है 110। ठीक, फिर उससे बड़ा वैल्यू कौन है 115, और उससे बड़ा वैल्यू है 170। देन आ गया 123, लास्ट बट नॉट द लीस्ट 125 लास्ट में आ गया। एक तो पहले हमने इसको अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, अब हमको क्या करना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना पड़ेगा। तो कितने टर्म है 1 2 3 4 5 6 7, कितने टर्म है 7, यानी कौन सा टर्म है ऑड नंबर। जब ऑड नंबर रहता है बच्चों तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है n+1 बाई 2th टर्म। ये उसका फॉर्मूला बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑड नंबर दिया, ये ऑड नंबर है, तो आप बता सकते हो कि आपका मिडिल टर्म ये है करके, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है ऑड नंबर में एक प्लस करना और डिवाइडेड बाय क्या करना 2। फॉर एग्जांपल n का वैल्यू कितना है 7, तो उसमें 1 प्लस करेंगे और 2 से क्या करेंगे डिवाइड। तो आपको मालूम है 7 + 1 कितना होता है बच्चों 8। 8 को 2 से डिवाइड किए तो कितना आ जाएगा 4। तो ये होगा 4th टर्म। और जो बच्चों 4th टर्म है वही आपका क्या होगा मीडियन। तो यहां पे आपका मीडियन हो जाएगा 4th टर्म 1 2 3 4। तो 115 हो जाएगा बच्चों आपका मीडियन। तो करना क्या बच्चों मीडियन निकालने के लिए हमेशा सबसे पहले क्या करोगे आप,
जो भी डेटा दिया हुआ है आपको उसको किस में अरेंज कर दोगे, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स देखना पड़ेगा कितने हैं। अगर ऑड रहेगा तो इस फॉर्मूले से बनाएंगे, इवन रहेगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है सम ऑफ टू सक्सेसिव ऑड नंबर्स, सम टू सक्सेसिव ऑड नंबर, लेट टू सक्सेसिव ऑड नंबर्स बी, ऑड नंबर्स बी। आपको मालूम है बच्चों, कोई नंबर है उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाता है, इवन। पर उसको ऑड बनाने के लिए हमको उसमें क्या करना पड़ता है, 1 प्लस करना पड़ता है। तो ये पहला ऑड नंबर हो गया। और दूसरा ऑड नंबर क्या होगा बच्चों, आपको मालूम है एक ऑड नंबर 7 है, तो अगला ऑड नंबर क्या है, उससे 2 ज्यादा। यानी अगर मैं इसको 2k + 1 मान रहा हूं तो ये इससे कितना आगे होगा, +2। इसका मतलब हमें इसमें +2 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2k + 3, क्योंकि 1 + 2 कितना होगा बच्चों, 3। तो यहां पर मेरा अगर मुझे 2 ऑड नंबर कंसिडर करने लगातार, तो पहला ऑड नंबर 2k + 1 है और दूसरा ऑड नंबर इससे 2 ज्यादा होगा। 1 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो इस तरीके से बच्चों हम 2k + 1 और 2k + 3 दो ऑड नंबर ले सकते हैं। ये हमने 2 ऑड नंबर ले लिए, सक्सेसिव ऑड नंबर्स। अब हमको क्या बोल रहा है, सम ऑफ दीज ऑड नंबर्स। तो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है सम ऑफ, ये नंबर क्या होगा चेक करते हैं। तो क्या है, 2k + 1 और 2k + 3 को क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया। तो क्या होगा, ये 2k +, ब्रैकेट के सामने प्लस साइन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन आपको ये मालूम है 2k + 2k कितना हो जाएगा, 4k। 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4। और यदि आप 4 को कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा k + 1। शायद समझ आ गया होगा। और आपको ये मालूम है बच्चों, अगर ये 4 का मल्टीपल है, यहां पे 4 का मल्टीपल लिखा हुआ है, तो आपको क्वेश्चन में यही प्रूफ करना है बच्चों कि द सम इज मल्टीपल ऑफ 4। तो इसके सामने 4 मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो आप बोल सकते हो कि ये किसका मल्टीपल है, 4 का। इस क्वेश्चन में बोल रहा है डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है बच्चों, उसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो हमने ले लिया ये सिलेंडर, इसका डायमीटर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। ठीक, डायमीटर को क्या लिखेंगे, 2r। तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, 5 सेंटीमीटर। ये 2 को हम डिवाइड कर दिए, तो 10 और 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 5। तो ये है आपका रेडियस 5 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में बोल रहा है हाइट है 7 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया है बच्चों, 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो आप यहां पे लिख लीजिएगा हाइट ऑफ सिलेंडर 7 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करने बोल रहा है बच्चों, आपको बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करो। क्या फाइंड करने बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो मालूम है बच्चों आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कितना होता है, πr²h। तो अपन इसको लिखते हैं πr²h। पाई का वैल्यू होता है 22/7। रेडियस हमारा कितना आया था बच्चों, 5। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। h का वैल्यू कितना है, 7। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 22/7, 5 × 5 इंटू क्या लिखेंगे, 7। 7 7 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसल। तो हमारा आंसर आ जाएगा 22 × 25। 5 × 5 कितना होगा, 25। 25 2 कितना होगा बच्चों, 50। 5 कैरी, 25 2 50, 50 और 5 कितना होगा, 55। अब इसमें वॉल्यूम है बच्चों, तो इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों x² - y² - b² = 1 है। x = a cos थीटा और y = क्या दिया हुआ है, b cot थीटा। बच्चों एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, करना क्या है आपको, प्रूफ दैट दिस दिया हुआ है, x का भी वैल्यू दिया है, y का भी वैल्यू दिया है। जब भी प्रूफ दैट क्वेश्चन रहता है तो या तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं या
राइट हैंड साइड। अब देख रहे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू ज्यादा है, तो अगर वैल्यू ज्यादा है तो हम उसी को लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब आपको मालूम बच्चों ये क्या लिखा हुआ है एक्स, एक्स की वैल्यू क्या लिखी है ए कोसेक थीटा, एक्स की वैल्यू क्या लिखी है ए कोसेक थीटा अपॉन ए स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या लिखी है बी कॉट थीटा इसका स्क्वायर अपॉन क्या लिखा है बी स्क्वायर। ठीक, अब अगर हम इसको स्क्वायर करें तो ये कितना होगा ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करें तो क्या होगा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसल, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसल, तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बच्चों अगर आपका फॉर्मूला सही है, मतलब याद है आपको आइडेंटिटीज, तो आप डायरेक्ट इसको 1 लिख सकते हो। पर यदि याद नहीं है तो आपको ये याद तो जरूर होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो जहां कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है यहां पे हमने क्या लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस क्या है कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1। ये क्या है आपका आरएचएस, यही आपको प्रूफ करना था बच्चों। तो क्वेश्चंस तभी बनेंगे जब आपको फॉर्मूला याद है, और नहीं भी याद है तो बच्चों अभी समय है, आप बिल्कुल याद करिए, आराम से आपसे सब चीज बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अ पर्सन फिल्ड 5 लीटर पेट्रोल इन हिज व्हीकल, ठीक है, द अमाउंट ऑफ पेट्रोल लेफ्ट एंड द नंबर ऑफ डेज आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल में बच्चों आपको क्या दिया हुआ है, पहले दिन में एक बंदे ने 5 लीटर पेट्रोल बनाया अपनी गाड़ी में, एक दिन बाद उसका पेट्रोल हो गया 4 लीटर, यानी एक दिन में वो 1 लीटर पेट्रोल खर्चा कर दिया। अगले दिन सेकेंड डे उसका पेट्रोल हो गया 3 लीटर, 3 दिन बाद 2 लीटर, 4 दिन बाद 1 लीटर और 5 दिन में वो खत्म हो गया। यानी आप जैसे जैसे डेज बढ़ रहे हैं पेट्रोल क्या हो रहा है खत्म हो रहा है। क्यों हो रहा है बच्चों, क्योंकि हम जब गाड़ी चलाएंगे तो पेट्रोल खत्म होगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है आपको, इसका एक ग्राफ बनाइए बोल रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों, जो पहले नंबर पे रहता है उसको हमेशा कहां लिखते हैं एक्स एक्सिस में, तो हमने डेज को कहां लिखा एक्स एक्सिस, और ये जो सेकंड नंबर पे रहता है इसको हम कहां लिखते हैं वाई एक्सिस में, तो अमाउंट ऑफ पेट्रोल। ठीक, तो यहां पर आप है ना स्केल जरूर लिखिएगा बच्चों। स्केल क्या डिनोट करता है कि आपने इसको किस हिसाब से बनाया। तो यहां पर आप देख रहे हो बच्चों एक्स एक्सिस में एक यूनिट, किसको बोलेंगे एक यूनिट इसको, तो एक यूनिट किसको दिखा रहा है बच्चों डे को, कितने डे को दिखा रहा है एक डे को, तो एक्स एक्सिस में 1 यूनिट यानी किसको शो कर रहा है 1 डे को। सिमिलरली अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस में एक यूनिट किसको शो कर रहा है, ये है अमाउंट ऑफ पेट्रोल इन लीटर, तो ये बता रहा है अमाउंट ऑफ पेट्रोल, और किसमें बता रहा है बच्चों लीटर में, तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 लीटर को, एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 लीटर। बच्चों मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, ये है डेज, तो हमको कितना डे बता रहा है, ये एक दिन बता रहा है। ये भी क्या है पेट्रोल का, पेट्रोल जो हमारी गाड़ी में बचा हुआ है, तो ये है अमाउंट ऑफ पेट्रोल, और ये कितना शो कर रहा है 1 लीटर शो कर रहा है, यानी एक यूनिट कितना लीटर शो कर रहा है 1 लीटर। अब बच्चों जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू कितना है 4, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू कितना है 4, ये होगा बच्चों इसका वैल्यू 1,4, कौन सा पॉइंट हो गया मान लो a। ठीक, फिर उसके बाद x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 3, ये वाला पॉइंट, तो इसको अपन क्या लेंगे b 2,3। फिर x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 2, इसको कौन सा पॉइंट ले लिए c। फिर x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू कितना 1, x का वैल्यू 4 y का वैल्यू कितना 1, इसको कौन सा पॉइंट लिए d। पांचवें दिन पेट्रोल क्या हो गया खत्म, तो 5 डेज में पेट्रोल कितना हो गया 0, इसको अपन लेंगे e 5,0। अब करना क्या है बच्चों, आपको इन दोनों को ज्वाइन करना, बस ये सबको ज्वाइन करना,
तो ये हो गया आपका ग्राफ। समझ आया? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बच्चों, अमाउंट ऑफ पेट्रोल और डेज के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। और ये ग्राफ कैसा दिख रहा है बच्चों, नीचे जाता हुआ। इसका मतलब क्या है, पेट्रोल धीरे धीरे समय के साथ क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है बच्चों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी। ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। ए रेशियो बी को क्या लिखा हमने, ए बाई बी। सी रेशियो डी को हमने क्या लिखा, सी बाई डी। यानी रेशियोज क्या है बच्चों, इक्वल। तो हम उसको किसके इक्वल मान लेते हैं, के के। ये हम अपने मन से मान लेते हैं। अब यहां पर देख रहे हो बच्चों, आपको सी का वैल्यू निकालना है, तो सी किसके इक्वल होगा, डी के। सी किसके इक्वल होगा, डी के। ऐसे ही आपको इसका वैल्यू निकालना है, जिसको छुपा दो, बी कहां चले जाएगा, के पास। तो ए इक्वल टू कितना होगा, बी के। अब बच्चों करना क्या है, आपको प्रूफ करना है दिस इक्वल टू दिस। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिया है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब आपके ए का वैल्यू कितना है बच्चों, बी के। सी का वैल्यू कितना है बच्चों, डी के। बी का वैल्यू कितना है, बी ही है, हाँ, इसका कोई वैल्यू नहीं निकला और ना डी का कोई वैल्यू निकला। तो हमने किया क्या बच्चों, जो यहां से वैल्यू निकाला था वो हमने यहां पे पुट कर दिया। अब जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो बी का स्क्वायर कितना होगा, बी स्क्वायर। के का स्क्वायर कितना होगा, के स्क्वायर। यहां पे डी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आप कर क्या सकते हो बच्चों, इन दोनों में से के स्क्वायर का वैल्यू क्या निकाल सकते, कॉमन। यहां से के स्क्वायर निकला, यहां से के स्क्वायर निकल गया, तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। नीचे क्या बचा है बच्चों, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल। आपका आंसर कितना आ जाएगा, के स्क्वायर। पर आप देख रहे हो बच्चों, ये आपका राइट हैंड साइड नहीं है, तो इसके लिए क्या करो, आप राइट हैंड साइड को फिर से सॉल्व करो। राइट हैंड साइड में आपको क्या दिया हुआ है, ए सी अपॉन बी डी। ए का वैल्यू कितना है बच्चों, बी के। सी का वैल्यू कितना है बच्चों, डी के। अपॉन में क्या लिखा है, बी और डी। इनके बीच में मल्टीप्लाई है बच्चों, तो बी बी कैंसिल हो जाएगा, डी डी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, के इंटू के। और के इंटू के कितना होता है, के स्क्वायर। अब आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल। अब जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों, डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 12 सेंटीमीटर। ये एक स्फीयर है, इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है आपको, 12 सेंटीमीटर। स्फीयर का डायमीटर कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। अगर बच्चों डायमीटर 12 सेंटीमीटर दिया है स्फीयर का, तो उसका रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, डायमीटर की जगह 2r लिख देंगे, तो r इक्वल टू कितना होगा, 12/2 मतलब 6 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, सरफेस एरिया। क्या फाइंड करना है आपको, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। आपको मालूम है बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला कितना होता है, 4πr²। 4 का वैल्यू 4, पाई को एज इट इज रखो बच्चों, क्योंकि है ना 22/7 होता है, 7 कहीं कटता हुआ नहीं दिख रहा, इसलिए अपन 22/7 लिखने की जगह पाई लिख देते हैं। आर का वैल्यू कितना दिया है बच्चों, 6। तो ये हो जाएगा 4π इंटू 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। ये हो जाएगा बच्चों 36 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 पाई। तो ये होगा बच्चों हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। और स्फीयर का यूनिट हमेशा क्या रहता है, स्क्वायर। यहां पे रेडियस किसमें दिया है, सेंटीमीटर में, तो एरिया कितना होगा बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपको फाइंड करने बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब आपको मालूम है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3πr³। 4/3πr³। ये हो गया 4/3 पाई। आर की जगह हम क्या लिखेंगे, 6 का क्यूब। ये हो जाएगा 4/3 पाई।
6 का क्यूब कितना होगा 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 और 6 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 2। अब यहां पर अगेन आप देख रहे हो जो वैल्यूज बची हुई है वो हम मल्टीप्लाई करने से उसका आंसर आ जाएगा। ये कितना होगा 6 6 जा 36, 6 6 जा कितना होगा 36, 4 2 जा कितना होगा 8, तो 8 पाई इंटू कितना लिखेंगे 36। तो देख रहे हो बच्चों यहां पे जो वॉल्यूम आ रहा था वो सरफेस एरिया का डबल आ रहा है। देखो यहाँ पे 4 पाई इंटू 36 था, यहाँ 8 पाई इंटू 36 है, मतलब इसका डबल होगा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 288 पाई और यूनिट होगा इसका सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से बच्चों हम वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर फाइंड कर सकते हैं। ट्वेल्थ का और वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो देखते हैं बच्चों। इफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 77 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना दिया है बच्चों 77 पाई, ठीक है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों पाई आर एल, ठीक। इट्स डायमीटर ऑफ द बेस इज 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों डायमीटर ऑफ बेस, यानी बेस का डायमीटर दिया है, कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर को हम क्या लिख सकते हैं 2r, तो r इक्वल टू कितना होगा बच्चों 14/2, तो यहां से r आ जाएगा आपका 7। ये r की वैल्यू 7 आ गई। अब हम क्या करते हैं पाई आर एल इक्वल टू कितना दिया हुआ है 77 पाई। बच्चों थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाए तो ये पाई और ये पाई क्या हो जाएगा कैंसिल। क्यों हो जाएगा, ये पाई मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमने इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। अब r का वैल्यू कितना है बच्चों 7 इंटू एल इक्वल टू कितना होगा 77। तो जब बच्चों ये आया है तो हम l का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे हम l फाइंड करने के लिए ये 77 में 7 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो l इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 11, तो l हो जाएगा हमारा 11 सेंटीमीटर। पर एक्चुअली हमको l फाइंड नहीं करना, हमको क्या फाइंड करना है बच्चों हाइट ऑफ द कोन। आपको मालूम है ये एक कोन है, इसमें हम इसको बोलते हैं रेडियस, इसको बोलते हैं हाइट और इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। ये स्लैंट हाइट आया हमारा 11, ये रेडियस हमारा दिया हुआ है 7, हमको हाइट निकालना है, ठीक है बच्चों। तो हम इसको निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, हमें मालूम है एल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल का वैल्यू कितना दिया है 7, एच का वैल्यू पता नहीं, रेडियस सॉरी एल का वैल्यू 11 दिया बच्चों, हमने फाइंड कितना किया था 11, एल का वैल्यू कितना है 11, आर का वैल्यू कितना है 7, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121 इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 49। तो आप एच स्क्वायर का वैल्यू कितना निकालोगे 121 माइनस 49। यहां तक शायद बच्चों आपको समझ आ गया होगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 49 और 121 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको मालूम है ये आ गया एच स्क्वायर, तो एच इक्वल टू कितना होगा √72, ठीक है बच्चों। एच का वैल्यू कितना है √72। अब आपको ये मालूम है 72 को आप क्या लिख सकते हो 36 इंटू 2, और 36 को लिख सकते हो 6 इंटू 6 इंटू 2, तो h आ जाएगा बच्चों आपका 6√2 सेंटीमीटर। ये होगा आपका आंसर। इस क्वेश्चन में बोल रहे बच्चों फाइंड मोड ऑफ द गिवन डेटा। मोड फाइंड करने के लिए बच्चों आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है मोड का, मोड इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0। F1 क्या होता है बच्चों यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो हमारा सबसे पहला काम रहता है यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी खोजना। तो देख रहे बच्चों आपको देख के ही समझ आ गया होगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 16, तो जहां पे F1 है वहां पे आप क्या पुट करेंगे 16, जहां भी F1 है वहां पे आप क्या पुट करेंगे 16। फिर 1 के जस्ट ऊपर 0 होता है तो ये हो जाएगा F0, F0 की वैल्यू कितनी होगी 10। फिर 1 के नीचे होता है 2 तो F2 की वैल्यू कितनी होगी 12।
एच क्या होता है बच्चों? क्लास साइज। सब में देखो बच्चों कितने का गैप है? 10 का, तो एच की वैल्यू कितनी होगी? 10। एल यानी क्या होता है बच्चों? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट हम कहां से निकालते हैं? जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहता है उसी को ब्लॉक कर देते हैं, और इसको बोलते हैं बच्चों मोड। निकालना है तो इसको क्या बोलते हैं? मॉडल क्लास। और इसका सबसे छोटा वैल्यू लोअर लिमिट क्या है बच्चों? 20। तो हम क्या करेंगे? लोअर लिमिट की जगह क्या लिख देंगे? 20। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। सिर्फ यही करना है बच्चों। तो मोड इक्वल टू कितना होगा? 20 प्लस 16 माइनस 10 कितना होगा? 6। 2 इंटू 16 कितना होगा? 32। 10 माइनस 12 कितना होगा? 22 इंटू कितना होगा? 12। अब बच्चों ये क्या हो जाएगा? 32 और 22 को हम माइनस करते हैं तो एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर 6/10 इंटू 10, तो मल्टीप्लाई में 10 10 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 20 प्लस 6 कितना आ जाएगा बच्चों? 26। तो मोड हो गया हमारा 26। इस तरीके से बच्चों हम क्या कर सकते हैं? मोड फाइंड कर सकते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपको दो डेटा दिया हुआ है और क्या बोल रहा है? आपको इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। तो बच्चों देखो इसमें क्लास इंटरवल नहीं दिया, मतलब हमारे लिए एकदम सिंपल हो गया। इसको हम क्या ले लेते हैं? एक्स। फ्रीक्वेंसी को हम क्या ले लेते हैं? एफ। और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? अर्थमेटिक मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, और उसका फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब बच्चों ये एफ है, ये एक्स है, एफ एक्स कैसे निकलेगा? दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? 30 इंटू 6 करेंगे, कितना आ जाएगा? 180। 35 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 175। 38 इंटू 6 करते हैं, 6 8 जा 48, 6 3 जा 18 और 4 228। 40 इंटू 8 करेंगे तो 320। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 2 जा 12, 24 और 1 25, 45 2 जा 90, 48 2 जा 96। अब बच्चों अगर मैं इन सब वैल्यू को प्लस करूं तो हम उसको क्या बोलते हैं? सिग्मा एफ एक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब क्या होता है? समेशन। जितनी वैल्यू दी हुई है सबको ऐड करना। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 6 प्लस 2 8, 8 8 16, 16 और 5 21, 9 9 18, 2 20, 27 29, 29 प्लस 7 7 36, 36 प्लस 8 44, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 8 9 9 4 1 3 4 1। ठीक है, तो आपका सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 1341। अब यहां पे सिग्मा एफ लिखा हुआ है। सिग्मा एफ का मतलब क्या होता है? सिग्मा एफ का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इसको प्लस करना। तो 8 प्लस 2 कितना हो गया बच्चों? 10, और 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 18 और 2 20, ये 20, ये 10 और ये 5 35। ठीक है, अब नॉर्मली प्लस करके देख लीजिएगा बच्चों कितना आएगा? 35। 3 जा 105, 291, 35 8 जा 280। ठीक, अब यहां पे बचेगा 11। इसमें अगर हम पॉइंट लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा? 0। 35 3 जा कितना होता है? 105। ये क्या बचेगा? 5। तो आप 38.3 लिख सकते हैं बच्चों। तो इस तरीके से हमारा मीन कितना आ जाएगा? 38.3। ठीक है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें बोल रहा है इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल देन प्रूव दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है दो सिमिलर ट्रायंगल्स है, उनका एरिया क्या है? इक्वल। तो हम दो सिमिलर ट्रायंगल्स क्या ले लेते हैं? एबीसी, और दूसरा सिमिलर ट्रायंगल क्या ले लेते हैं? पीक्यूआर। क्वेश्चन में गिवन क्या है?
एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। पहला तो दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। दूसरा क्या है, ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। ठीक है, अब जब एरिया इक्वल है और क्वेश्चन में दिया है ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, ठीक है, तो प्रूफ ये करना है कि ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। हमको इसमें प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो गिवन है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। जब दो ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं बच्चों तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल। तो क्या होता है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, ये साइड किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, QR के, तो BC अपॉन QR इज इक्वल टू, ऑब्वियसली ये साइड किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, इसके, ठीक, AC अपॉन PR। ये भी समझ आ गया होगा बच्चों। ये तो पहला हमने इसकी हेल्प ले ली, ट्रायंगल सिमिलर है। अब हम ये ले लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। पर हमको एक चीज मालूम है बच्चों, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बट वी नो दैट जब दो ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं तो उसके एरिया का रेशियो, एक है ना प्रॉपर थ्योरम है बच्चों, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जब दो ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं, देन द रेशियो ऑफ their areas, the ratio of their areas is equal to square of their corresponding side, is equal to square of their corresponding side। बच्चों ये प्रॉपर्टी जरूर लिखिएगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। corresponding side, अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब यह है कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके जो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, इसका जो रेशियो है वो किसके इक्वल आता है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल आता है। तो हम इस पूरे को लिख सकते हैं बच्चों, बीसी स्क्वायर अपॉन क्यूआर स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर क्या है, इक्वल। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम ये करते हैं, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर की जगह एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर की जगह क्या लिख लेते हैं, एबीसी, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल। और बचे हुए साइड एज इट इज आ जाएंगे, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। और आपको देख के ही समझ आ गया होगा बच्चों कि अगला स्टेप होगा ये दोनों को कैंसिल करना। और जब ये दोनों को कैंसिल करेंगे तो इन सब का रेशियो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। इन सब का रेशियो किसके इक्वल आ जाएगा, ये कटा है तो यहां पे क्या आ गया, 1। तो हम लिख सकते हैं बच्चों AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, 1 के। ये दोनों इक्वल होगा तो हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। तो हम ये भी लिख सकते हैं, जब स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो AB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, PQ। सिमिलरली ये जो BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर है बच्चों, ये भी किसके इक्वल होगा, K के। BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, ये भी किसके इक्वल होगा, K के। और जब ये K के इक्वल रहेगा तो इसमें भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर, और इसी को लिख सकते हैं BC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, QR। BC इक्वल टू क्या लिख लेंगे बच्चों, QR। पर आप
इसमें भी यही रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो यहां से आ जाएगा AC इक्वल टू PR। ठीक है, इसका मतलब तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल है, और जब ऐसा होता है बच्चों तो हम बोल सकते हैं ABC, ये ट्रायंगल है। देखो बच्चों, सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में एक ही अंतर है, सिमिलर ट्रायंगल में रेशियो इक्वल रहता है, ऐसा रेशियो इक्वल रहता है, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या रहता है, साइड्स इक्वल रहता है। यानी ये 5 का है तो ये भी कितने का होगा, 5 का। ये 10 का है तो ये भी कितने का होगा, 10 का। तो इसका ये साइड इसके इक्वल आ गया, ये साइड इसके इक्वल आ गया, और ये वाला साइड इसके इक्वल आ गया। ये हमने फाइंड कर लिया। तो कितने साइड्स इक्वल है, 3 साइड। तो हम किस प्रॉपर्टी से बोल सकते हैं, SSS कॉन्ग्रुएंसी। SSS का मतलब क्या होता है बच्चों, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। ये साइड इसके इक्वल, सेकंड साइड इसके इक्वल, थर्ड साइड के इक्वल। तो SSS कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। इस तरीके से बच्चों ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। Prove that the length of tangent drawn from an external point to a circle are equal। तो बच्चों यहां पर देख रहे हैं आप, ये एक सर्कल और ये है एक्सटर्नल पॉइंट, जिसको हम क्या नाम देते हैं, P। यहां से हमने क्या ड्रॉ किया, 2 टेंजेंट ड्रॉ किया, दोनों टेंजेंट क्या है, इक्वल। ये हमको क्या करना है, प्रूफ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है यहाँ पे, हमेशा याद रखिए सर्कल में ये लिखना जरूरी है, इन अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। सेंटर कितना है बच्चों, O, और रेडियस कितना है, R। ठीक है, सर्कल का सेंटर भी आ गया, रेडियस भी आ गया। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में ये भी बोला है कि P एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो अपन इस एक्सटर्नल पॉइंट का नाम क्या ले लेते हैं, P इज एन एक्सटर्नल। जो जो इसमें बोला गया ना बच्चों, सबको लिखना है। P is an external point. PA and PB are two tangents. Drawn from point P। और कहां से ड्रॉ किया गया है इसको, P पॉइंट से ड्रॉ किया गया, फ्रॉम पॉइंट P। और आपको प्रूफ क्या करना है बच्चों, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बन रहा है, एक ही पॉइंट 2 टेंजेंट बना रहा है, तो दोनों टेंजेंट क्या है, इक्वल। तो हमको टू प्रूफ क्या करना है, PA इक्वल टू PB। क्या प्रूफ करना है बच्चों, PA इक्वल टू PB, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक, अब इसमें कंस्ट्रक्शन, हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करते हैं, O और A को ज्वाइन कर देते हैं, O और B को ज्वाइन कर देते हैं, P और O को ज्वाइन कर। तो क्या लिखेंगे बच्चों, ज्वाइन OA OB एंड OP PO। ठीक है, अब देखते हैं इसका प्रूफ। एकदम सिंपल प्रूफ है बच्चों, जब भी सर्कल दिया रहेगा तो हमेशा याद रखिएगा, अगर उसमें ट्रायंगल आएगा तो उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम यहां पर 2 ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं OAP और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेते हैं बच्चों, OBP। ठीक, अब इसमें आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, हमेशा रेडियस जो है वो टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। रेडियस टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP ईच 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, हर एंगल, ये दोनों एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। दूसरा, आप कभी भी 90 डिग्री रहेगा अगर सर्कल में, तो हमेशा कोशिश करिएगा पहले चेक करने का कि RHS से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो सकता है क्या। RHS का मतलब क्या होता है बच्चों, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। राइट एंगल तो आ गया हमारा, अब चेक करते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस किसको बोलते हैं बच्चों, 90 के सामने। ये 90 के सामने कौन आया, OP। इस 90 के सामने भी कौन आया, OP। मतलब OP दोनों में है, तो OP इक्वल टू क्या लिखेंगे, OP। रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन साइड। ठीक,
ये हो गया ओपी इक्वल टू ओपी। अब तीसरा कोई भी एक साइड, देखो ये साइड तो इक्वल हो गया, ये साइड इक्वल प्रूफ करना है, तो बचा कौन सा साइड, ओए और ओबी। तो अपन क्या लिखेंगे, ओए इक्वल टू ओबी। क्यों इक्वल है बच्चों, दोनों सर्कल का क्या है रेडियस, और रेडियस 2 रहेगा तो अपन उसको क्या बोलते हैं, रेडियाई ऑफ सर्कल। तो अब ये देख रहे हो बच्चों, ये क्या हो गया, राइट एंगल, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ये हो गया कोई साइड। तो बाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP। तो बाई CPCT आप क्या बोल सकते हो, PA इक्वल टू क्या बोल सकते हो, PB। तो CPCT से आप ये प्रूफ कर सकते हो बच्चों कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो ये तीसरा साइड है वो क्या हो जाएगा, इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू सक्सेसिव नेचुरल नंबर। सक्सेसिव का मतलब क्या बच्चों, लगातार। इसी को हम एक और चीज बोलते हैं कंसेक्यूटिव। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है दो लगातार जो नेचुरल नंबर आते हैं उनके स्क्वायर का सम 85। ठीक है, तो लेट टू नेचुरल नंबर्स बी, लेट टू नेचुरल नंबर्स बी, दो नेचुरल नंबर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक को x ले लेते हैं और एक को x प्लस 1। लगातार बोला इसलिए एक x है तो दूसरा उससे एक ज्यादा होगा। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन में ये बोल रहा है इनके स्क्वायर का सम 85। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके स्क्वायर का सम x के स्क्वायर और x प्लस 1 दोनों का स्क्वायर कर लिए। अब दोनों के स्क्वायर का सम कितना होगा बोल रहा है 85। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा x स्क्वायर। इसमें लगेगा बच्चों a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू कितना होगा 85। अब ये है x स्क्वायर, ये है x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 इंटू एक्स इंटू 1 कितना होगा 2x इक्वल टू 85। बच्चों अब यहां पर हम एक चीज नोटिस कर रहे हो, 85 जो इधर है उसको हम इधर ला लेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो जब 85 इधर आएगा प्लस 85 इधर आके क्या होगा माइनस 85 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्यों अरेंज करें बच्चों, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हम पहले क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे 2x, फिर क्या लिखेंगे माइनस 85, फिर क्या लिखेंगे प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बच्चों देख रहे हो एक वैल्यू पॉजिटिव है एक वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब हमको इसको माइनस करना पड़ेगा। 85 और 1 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा 84, जो बड़ा है उसके सामने का साइन लगा देते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हो बच्चों क्वेश्चन का वैल्यू तो आ गया है। अब इसको हमको क्या करना है, दो तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से या फॉर्मूला मेथड से। बच्चों यहां पर एक और चीज नोटिस कर रहे हो, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। तो हम क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किए बच्चों, ताकि ये क्वेश्चन क्या हो जाए सिंप्लीफाई। अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से या फॉर्मूला मेथड से। फॉर्मूला मेथड से करना होगा तो आपको a का वैल्यू 1 लेना पड़ेगा, b का वैल्यू 1 लेना पड़ेगा और c का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा माइनस 42। तो उससे आप इजीली बना सकते हो बच्चों, आपको फॉर्मूला मेथड मालूम। कई लोगों को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं बनता है, इसलिए मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर रहा हूं। आपको जो मेथड इजी लगेगा प्रैक्टिस करिएगा, और जो मेथड इजी लगेगा उससे बनाइएगा। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम क्या करते हैं, बीच वाले नंबर को ब्रेक करते हैं। उसके लिए किसकी हेल्प लेते हैं, आजू वाले नंबर और बाजू वाले नंबर की, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू 42 कितना आएगा बच्चों 42। 42 और कई तरीके से आ सकता है, 7 6 42, 14 3 42, 21 2 42, और भी तरीके से आ सकता हो। इसमें से हमको चेक करना है कि ऐसा वैल्यू जिसको प्लस या माइनस करने से 1 है। तो देखो इन दोनों में प्लस माइनस करने से 1 नहीं आएगा, इन दोनों में प्लस और माइनस करने से क्या आ जाएगा 1। तो हम इन सब को छोड़ के क्या ले लेते हैं 7, और 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1। ठीक है,
अब यहां पर एक चीज नोटिस करो, आप चेक भी कर लो, 14 और 3 को प्लस करोगे तो भी 1 नहीं आएगा, माइनस करोगे तो भी 1 नहीं आएगा। सेम केस इसके साथ भी। इसका मतलब है ये सब हमारे काम के नहीं है, हमारे काम के सिर्फ कौन है, 7 और 6, तो हम बाकी को हटा देते हैं। ठीक है, तो हम किससे सॉल्व करेंगे, 7 माइनस 6 से। अब आप देख रहे हो 1 के साथ कौन है, x, तो मैं अगर यहाँ x लगाऊं तो मुझे यहाँ भी x लगाना पड़ेगा और यहाँ भी x लगाना पड़ेगा। तो ये जो 1x है, ये 1x, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 7x माइनस 6x। ठीक, और इसके सामने कौन था, x², पीछे कौन है, 42 इक्वल टू 0। आप यहां से कॉमन क्या निकाल सकते हैं बच्चों, x, तो क्या बचेगा, x प्लस 7। यहां से कॉमन क्या निकालोगे, -6, तो क्या बचेगा, x प्लस 7 इक्वल टू 0। जब भी माइनस कॉमन निकालते हैं बच्चों, नेगेटिव वाला क्या हो जाता है, पॉजिटिव, नेगेटिव वाला क्या हो जाता है, पॉजिटिव। यहां से 6 कॉमन निकाले तो यहाँ पे x बचेगा, यहां क्या बचेगा, 42 में से 6 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 7। आप देख रहे बच्चों यहां पर भी x प्लस 7 है और यहां पर भी x प्लस 7 है, तो दोनों से x प्लस 7 कॉमन निकाल लीजिए। जब हम यहां से x प्लस 7 कॉमन निकालेंगे तो यहां क्या बचेगा बच्चों, x, यहां से x प्लस 7 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इसके आगे आपको क्या करना है बच्चों, इसके आगे आपको मालूम है कि क्या करना है, आपको करना है x प्लस 7 को किसके इक्वल लेना है, 0 के, तो x इक्वल टू क्या होगा, -7। ये पॉसिबल नहीं है बच्चों, क्यों नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही बोला है कौन सा नंबर चाहिए, नेचुरल नंबर, तो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज -7 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, is not a natural number। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद, क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, +1 से स्टार्ट होता है। ठीक, अब दूसरे नंबर को लिखते हैं, तो x माइनस 6 इक्वल टू कितना होगा, 0, तो -6 इधर जाके क्या हो जाएगा, +6, तो आपका फर्स्ट नंबर कितना आ जाएगा बच्चों, फर्स्ट नंबर को आपने x लिया था, तो आपका फर्स्ट नंबर कितना आ गया, 6। पर देख रहे हो बच्चों, आपको इसको सेकंड नंबर दिए, और सेकंड नंबर कितना है आपका, x प्लस 1, सेकंड नंबर कितना है, x प्लस 1, यानी 6 प्लस 1, तो आपका सेकंड वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। तो इस तरीके से बच्चों फर्स्ट नंबर आपका आ गया 6, सेकंड नंबर आ गया 7, जिनका स्क्वायर करके अगर आप सम करोगे तो दोनों का सम कितना आ जाएगा, 85। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों, व्हाट शुड बी एडेड इन नंबर दीज टू मेक देम प्रोपोर्शनल। तो बच्चों हम ये मानते हैं, लेट एक्स बी एडेड टू द नंबर, हर नंबर में क्या ऐड कर रहे हैं, एक्स, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल। और जब प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चों तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 10x 10 प्लस एक्स रेशियो 18 प्लस एक्स प्रोपोर्शनल टू 22 प्लस एक्स रेशियो 38 प्लस एक्स। ठीक है, यही क्वेश्चन में बोला। तो अब अपन क्या करते हैं, इसको ऐसा लिख लेते हैं, 10 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 18 प्लस एक्स इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, 22 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 38 प्लस एक्स। ठीक, अब हम इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 प्लस एक्स इंटू 38 प्लस एक्स इक्वल टू 22 प्लस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स। ठीक, अब इससे होगा क्या, 10 को मैं अगर 38 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, 380। ठीक, फिर 10 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, x से, तो क्या आ जाएगा 10x। फिर मैं x को 38 से मल्टीप्लाई करूं, कितना आ जाएगा 38x। फिर x को x से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा x²। अब ऐसे ही यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 22 और 18 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों, 18 2 जा कितना होगा 36, 18 2 जा 36 और 3 कितना होगा 396। फिर 22 को x से मल्टीप्लाई किए तो 22x, x को 18 से मल्टीप्लाई किए तो 18x प्लस x²। तो इस तरीके से बच्चों हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब सिंप्लीफाई करने के बाद आप देख रहे हैं ये प्लस x² है, तो प्लस x² क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बाकी वैल्यू ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जो कटेगा, तो हम जो बची हुई वैल्यू है उसको पहले लिख लेते हैं।
ठीक है, तो ये क्या होगा बच्चों 380 प्लस ये है 10x, ये है 38x, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 48x इज इक्वल टू यहां पे कितना है 396 प्लस 22 और 18 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 40x। अब इसको देखते ही आपको समझ आ गया होगा ये 48x है, ये 40x है। आपको x का वैल्यू निकालना और x एक साइड रखना चाहिए, तो हमेशा छोटा वैल्यू किसके पास जाता है बच्चों बड़ी वैल्यू के पास, तो ये 40x इधर जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 40x माइनस 40x इक्वल टू 396 माइनस 380। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 और इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8x, तो x इक्वल टू कितना होगा 16/8, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब ये है कि अगर इन हर नंबर पे 2 ऐड करें तो ये नंबर्स क्या हो जाएंगे प्रोपोर्शनल। अब ये वाकई में सही बात है कि नहीं, इसको हम चेक करके देखते हैं। कैसे चेक करेंगे बच्चों, x की जगह पे हम क्या पुट करके देखते हैं 2, x की जगह पे क्या पुट करेंगे 2, इस x इस x इस x इस x हर जगह पे हम क्या पुट कर देते हैं 2। तो 10 प्लस 2 कितना होगा 12, 18 प्लस 2 कितना होगा 20, 22 प्लस 2 कितना होगा 24, 38 प्लस 2 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो आप देख रहे हो बच्चों अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं और मैं इसको 8 से डिवाइड करूं तो दोनों का रेशियो जो आ रहा है वो सेम आ रहा है, और जब रेशियो सेम रहता है तो नंबर्स क्या हो जाते हैं प्रोपोर्शनल। तो मेरे ख्याल से बच्चों क्वेश्चन का मतलब भी आपको समझ आ गया होगा, लेकिन आपको सॉल्व यहीं तक करना है, पर चेक जरूर करिएगा जब आप इतनी मेहनत करके x की वैल्यू फाइंड किए तो वो सही है कि नहीं चेक जरूर करिएगा। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द सम ऑफ n 2n and 3n टर्म्स ऑफ एन AP are s1 s2 and s3 respectively then prove that s3 equal to 3 s2 minus s1। तो बच्चों सबसे पहले क्या दिया हुआ है सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों n/2 2a प्लस n minus 1d। ठीक है, और ये इस नंबर को हमने क्या माना है s1। अब क्वेश्चन में क्या है बच्चों, ये जो लिखा हुआ है सम ऑफ n टर्म, इसको क्वेश्चन में क्या नाम दिया गया s1। अगर मैं इसी को ऐसा लिखूं सम ऑफ n टर्म की जगह 2n टर्म, सम ऑफ n टर्म की जगह क्या लिख देंगे 2n, तो जहां जहां n है बच्चों वहां पे 2n आ जाएगा, n को क्या नाम दिया 2n 2n 2n। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो बच्चों फॉर्मूला से n की जगह कौन आया 2n, n की जगह कौन आया 2n। अब सम ऑफ 2n टर्म को बुक में क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या नाम देंगे s2। सिमिलरली सम ऑफ 3n टर्म्स जो है उसको क्या नाम दिया गया s3, सम ऑफ 3n टर्म्स। तो हम यहां पर n की जगह क्या लिखेंगे 3n, n की जगह क्या लिखे 3n, तो इसको नाम दिया गया s3। तो ये होगा बच्चों s1 का वैल्यू, ये होगा s2 का वैल्यू और ये होगा s3 का वैल्यू। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हमको प्रूफ करने बोल रहा है s3 इक्वल टू दिस, तो हम कभी भी प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन रहता है तो क्या लेके चलते हैं, या तो राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। आप देख रहे हो बच्चों राइट हैंड साइड में ज्यादा वैल्यू है तो हम उसी को लेके स्टार्ट करते हैं। अब उसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। कभी भी बच्चों फॉर्मूले को, इसमें एक चीज याद रखिएगा, स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, मैंने यहां पे नहीं लिखा, लेट फर्स्ट टर्म बी स्मॉल a कॉमन डिफरेंस बी स्मॉल d, फिर उसके बाद स्टार्ट करिएगा। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है। हमारा राइट हैंड साइड दिया है 3s2 माइनस s1। ठीक है, 3s2 का वैल्यू कितना है बच्चों 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1d, ये होगा किसका वैल्यू s2 का। फिर यहां पर क्या दिया बच्चों माइनस, इसको हटा देते हैं माइनस, हम क्या कर देते हैं ये बड़ा ब्रैकेट लग गया। ठीक, s1 का वैल्यू क्या है बच्चों, s1 का वैल्यू था n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये था s1 का वैल्यू। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं बच्चों, यहां भी n/2 है
और यहां भी n/2 है मल्टीप्लाई में। तो जो बच्चों मल्टीप्लाई में रहता है वो बाहर निकल सकता है, जैसे यहाँ 2 है यहाँ 2 है, पर ये बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। यहाँ पे d है, यहाँ पे d है, प्लस पर इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, इसलिए बाहर नहीं निकलेगा। तो बाहर सिर्फ क्या निकलेगा, n/2। अगर मैं यहां से n/2 कॉमन निकालूं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3n/2, और यहां पे क्या बच जाएगा 2, ब्रैकेट में रहेगा 2a प्लस 2n - 1 d, ठीक है, माइनस यहां पे भी n/2 निकल गया, और अगर हम ब्रैकेट को ओपन कर दें तो ये क्या हो जाएगा, अभी फिलहाल ऐसा ही रख लेते हैं, 2a प्लस n - 1 d, ऐसा रख लेते हैं, ठीक है। हमने सिर्फ क्या किया बच्चों, n/2 को बाहर निकाला, जो रिमेनिंग वैल्यूज है उसको लिख दिया एज इट इज। अब यहां पर ये 2 जब मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, सबसे पहले 2a से, तो 2 × 2a कितना होगा, 4a, फिर 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, इन सब नंबर से, ठीक। तो 2 जब 2n से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना होगा, 4n, 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 2। तो जब भी बच्चों 3 वैल्यू रहता है, जैसे यहां पर मल्टीप्लाई दिया है, तो ये 2 जो मल्टीप्लाई होगा या तो इस नंबर से होगा या इस नंबर से होगा। हमने d से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि हम आगे का सोच के चल रहे बच्चों, यहां भी d है यहां भी d है, d को एक साथ लाएंगे और उससे कॉमन निकाल देंगे। अगर मैं इस नंबर को इनसे मल्टीप्लाई करने की जगह 2 से मल्टीप्लाई करता तो ये 2d बन जाता, तो हमारे लिए सर दर्द हो जाता। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं बच्चों, 2 को सिर्फ किससे मल्टीप्लाई किए, 2a से, और ये अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई किए। और यहां पे अगर हम ब्रैकेट को ओपन करें तो किसी भी ब्रैकेट के सामने माइनस रहता है तो अंदर का डिजाइन चेंज कर देता, प्लस वाले को क्या बना दिया, माइनस, ये भी प्लस वाला इसको क्या बना देगा, माइनस। अब आप एक चीज देख रहे हैं बच्चों, यहां पर ये है 4a और ये क्या है 2a, ए वाले दो टर्म है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म को एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, 3n/2 4a - 2a, ठीक है, ये दोनों टर्म को एक साथ लिख दिए। अब यहां पर लिखा हुआ है 4n - 2 d माइनस, यहां पे क्या लिखा हुआ है, n - 1 d, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसके बाद करते हैं इसको सिंप्लीफाई। जब हम इसको सिंप्लीफाई करें, 4a - 2a कितना आ जाएगा, 2a, सामने लिखा है 3n - 2, यहां पे क्या आ जाएगा 2a प्लस, अब यहां पे क्या होगा बच्चों, यहां भी d है यहां भी d है, दोनों में से d को क्या निकाल लेते हैं, कॉमन, तो क्या बचेगा, 4n - 2 माइनस n - 1, ठीक है। अब इसमें देखिएगा बच्चों, सिर्फ प्लस माइनस का गलती होता है, इसलिए प्लीज ध्यान से बनाइएगा, गलती मत करिएगा। ये d बाहर है, अब हम यहां पर इस ब्रैकेट के सामने कुछ नहीं था, मतलब प्लस है, प्लस में कोई चेंजेस नहीं होता। इस ब्रैकेट में माइनस है, तो माइनस क्या करता है बच्चों, अंदर का वैल्यू चेंज कर देता है, प्लस n को क्या बना देता है, -n, -1 को क्या बना देता है, +1, 4n - n कितना होगा, 3n, -2 + 1 कितना होगा, -1 d, और यहां आ गया 2, तो हो जाएगा 3n/2। और बच्चों अगर आप ध्यान दो तो ये किसका वैल्यू है, 3n/2 ये है, 2a ये है, 3n - 1d 3n - 1d, ये किसका वैल्यू है बच्चों, ये पूरा का पूरा ये वैल्यू है S3 का। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, S3, यही क्या है बच्चों, आपका लेफ्ट हैंड साइड। तो आप देख रहे हैं LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के, हेंस प्रूव्ड, LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के। तो इस तरीके से आप अपने इस इक्वेशन को क्या कर लिए बच्चों, प्रूफ कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा बच्चों, सॉल्व द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको मेथड कुछ भी नहीं दिया, तो आपको जिस मेथड से मन है उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको किससे सॉल्व करते हैं बच्चों, हम इसको सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। 3x + 2y = कितना दिया हुआ है, 12। दूसरा इक्वेशन दिया है x - y = -1। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, दिस वन बी इक्वेशन नंबर 2। बच्चों आपको मालूम है, अगर आपको एलिमिनेशन मेथड से बनाना है तो कोफिशिएंट को क्या करते हैं, इक्वल। और कोफिशिएंट को कैसे इक्वल करते हैं, इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करते हैं।
ठीक, किसी भी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करो तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा वैसी का वैसी लिख देंगे। 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या लिख देंगे 12। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा 3x, ये क्या हो जाएगा -3y, ये हो जाएगा -3। और कभी भी बच्चों जब हम इक्वेशन को लिख देते हैं और दोनों का साइन क्या रहता है सेम, तो हम इसको साइन को क्या कर देते हैं चेंज। जैसे यहाँ पे प्लस है तो हमने क्या लिख दिया माइनस, यहाँ माइनस है तो हमने क्या लिख दिया प्लस, यहाँ माइनस है तो हमने क्या लिख दिया प्लस, यानी सबका साइन क्या कर देते हैं चेंज। और जैसे बच्चों साइन चेंज किया, ऊपर वाले साइन से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये 3x है तो नीचे वाला क्या होगा, हमने इसका साइन चेंज कर दिया तो ये क्या हो गया -3x। तो बच्चों मालूम है 3x पॉजिटिव है और -3x नेगेटिव है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल। ऐसे यहां पर देखो बच्चों ये क्या है 2y पॉजिटिव, ये पहले क्या था -3y, लेकिन हमने इसका साइन चेंज कर दिया तो ये क्या हो गया +3y। दोनों पॉजिटिव है तो ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5। सिमिलरली यहां पे कितना है 12, नीचे कितना था बच्चों -3, पर हमने इसका साइन चेंज कर दिया तो अब ये क्या हो गया +3। 12 + 3 कितना होगा 15, हो गया 15। इस तरीके से बच्चों हमने क्या किया 5y = 15 फाइंड कर लिया। तो y = कितना होगा, y = होगा 50 मल्टीप्लाई बाय 5 है तो ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5, तो y = कितना आ जाएगा 3। तो y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 3। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो बच्चों, x और y दो इक्वेशन दिया हुआ, दो इक्वेशन में हमने y का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इस y की वैल्यू को दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो जो आपको इजी लग रहा है। बच्चों मुझे इक्वेशन सेकंड इजी लग रहा है तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 सब्स्टिट्यूटिंग क्या करेंगे y का वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू कितनी है बच्चों, y की वैल्यू है 3, ठीक, और उसको हम किस में पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, ठीक। इसको हटा देते हैं, हमने सेम चीज को यहां लिख दिया। अब इक्वेशन 2 क्या है हमारा, x - y = कितना है -1। अब x का वैल्यू पता नहीं, y का वैल्यू कितना है 3 = कितना है -1। अब -3 इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों +3 और 3 - 1 कितना होगा 2, तो x = कितना होगा 2। इस तरीके से बच्चों हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। तो x की वैल्यू होगी 2, y की वैल्यू होगी 3 इस इक्वेशन को सॉल्व करने से। पर बच्चों यहां क्वेश्चन में दिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया कि किस मेथड से बनाना है, इसलिए हमने एलिमिनेशन से कर दिया। अगर यहां स्पेसिफाई किया गया कि ग्राफिकल मेथड से बनाना है तो आप ग्राफिकल से बनाएंगे, सब्स्टिट्यूशन से बनाना है तो सब्स्टिट्यूशन से बनाएंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है राम डिपॉजिटेड ₹40,000 इन अ बैंक इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। राम ने एक बैंक में 40,000 रुपए जमा किए, 40,000। जितना पैसा बच्चों हम जमा करते हैं उसको हम क्या मानते हैं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है 40,000 फॉर 1 ईयर। और कितने टाइम के लिए उसने जमा किया, 1 साल के लिए, फॉर 1 ईयर। इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चों 10%। इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन में यहीं से चेंज आएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। इंटरेस्ट कैसा कैलकुलेट कर ले हाफ ईयरली। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, हाफ ईयरली में जब भी कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट तो हमारा जो टाइम है वो क्या हो जाता है डबल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है वो हो जाता है हाफ। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर को अपन क्या करते हैं, जो पहले 10% था उसको क्या कर देते हैं आधा। बच्चों ये याद रखिएगा, हाफ ईयरली बोला तो टाइम को डबल करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा करना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 5, ठीक। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है देन हाउ मच अमाउंट विल राम रिसीव आफ्टर मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी के बाद राम को कितना रुपए मिलेगा। तो आपको मालूम है मैच्योरिटी मतलब होता है बच्चों अमाउंट, कितना अमाउंट मिलेगा। तो फॉर्मूला क्या रहता है, P + R/100 होल टू द पावर n, वेयर P इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है बच्चों हमारे पास 40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले कितना था 10%, पर अगर 6 मंथ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या ले लेंगे 5%। टाइम जो पहले 1 साल था, हाफ ईयरली कैलकुलेशन इसलिए क्या हो गया डबल। अब 5 1 5 2 तो ये कैंसल होके बच्चों कितना आ जाएगा 1/20।
1 प्लस 1/20 होल टू द पावर 2। अब यहां पे क्या निकालेंगे, एलसीएम, तो ये हो जाएगा 40,000। एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 20 प्लस 1/20 होल टू द पावर 2। तो ये कितना होगा बच्चों, इसको हटा देते हैं या मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक, अब यहां पर हम इसको सिंपली कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा 40,000 इंटू 20 प्लस 1 कितना होगा बच्चों 21/20 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, इसको दो बार लिखा जाएगा तो 21/20 इंटू 21/20। तो ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल। 2 को 400 से काटे तो कितना आएगा 200। 2 को 200 से काटे तो कितना आ जाएगा 100। 21 इंटू 21 कितना होगा 441। 441 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो इतना आ जाएगा 44,100। ये आ गया आपका अमाउंट। प्रिंसिपल कितना था बच्चों, आपने इस बंदे ने, राम ने कितना रुपए जमा किया था 40,000। अगर 10% रेट से एक साल के लिए जमा करें और इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट हो तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा 44,100। ठीक है, इसी क्वेश्चन के और वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, द एनुअल इनकम ऑफ एन ऑफिसर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर इज ₹7,20,000। मतलब एक बंदा है, वो एक साल में कितना रुपए कमा रहा है 7,20,000। तो हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हमेशा लिखते हैं हम ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम का मतलब होता है जितना बंदा एक साल में पैसा कमाता है। तो इसने कितना कमाया 7,20,000। 7,20,000। ठीक है, देन ही डिपॉजिटेड ₹4,000 मंथली टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। ये हो गया बच्चों सेविंग। हर महीने कितना रुपए जमा कर रहा है 4,000। ₹3,000 मंथली एज प्रीमियम इन LIC। ये भी क्या है बच्चों, उसका सेविंग। ठीक, हर महीने कितना जमा कर रहा है 3,000। परचेस NSC ऑफ ₹30,000। कितना रुपए NSC में परचेस कर रहा है, NSC कितने का परचेस किया 30,000। तो ये भी सेविंग, ये भी सेविंग, ये सेविंग है। जो पैसा वो जमा करता है उसको हम क्या बोलते हैं सेविंग। अब क्वेश्चन में बोला ही डोनेट्स ₹20,000 टू ए चैरिटेबल ट्रस्ट एलिजिबल फॉर 50% डिडक्शन। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है इस बंदे ने क्या किया डोनेशन, और कितना डोनेशन किया बच्चों, डोनेशन कितना किया उसने 20,000। कितना डोनेशन किया 20,000। पर ये 20,000 का 50% ही एलिजिबल है। यानी गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप कोई प्राइवेट संस्था को दान दे रहे हो तो उसका सिर्फ 50% आपको क्या होगा छूट मिलेगा। तो 50% 20,000 का कितना होता है 10,000। तो डोनेशन उसने 20,000 का किया था, पर गवर्नमेंट उसको कितने का छूट दे रही है 10,000 का। तो थर्ड स्टेप होता है रिमेनिंग इनकम। मतलब जितना पैसा आपने जमा किया है, कमाया है सॉरी, उसमें से कितना आपने डोनेट कर दिया। तो इस बंदे ने कितना कमाया था 7,20,000, 7,20,000। उसमें से 10,000 इसने क्या कर दिया है दान कर दिया। तो कितना रुपए बचेगा 7,10,000। 7,10,000 इसका रिमेनिंग इनकम आएगा। रिमेनिंग इनकम आने के बाद बच्चों हम क्या करते हैं सेविंग को चेक करते हैं कितना है। सेविंग किस फॉर्म में है, इसका पहला है जीपीएफ के फॉर्म में। पहला सेविंग किसमें है जीपीएफ में, और जीपीएफ में हर महीने कितना सेव कर रहा है बच्चों 4,000। तो एक साल में ये कितना करेगा 48,000। ठीक, फिर सेकंड ये पैसा जमा कर रहा है, किसमें जमा कर रहा है 3,000 मंथली एज प्रीमियम इन LIC। LIC में हर महीने कितना जमा कर रहा है 3,000। तो 12 महीने में ये कितना करेगा 36,000। ठीक, फिर परचेसेस NSC ऑफ 30,000। NSC कितने का परचेस किया, NSC कितने का परचेस किया 30,000। ठीक, तो इस बंदे ने टोटल सेविंग कितने की वो देखते हैं अपन। कैसे निकालेंगे हम ABC तीनों को प्लस कर देंगे। टोटल सेविंग कैसे निकालेंगे 48,000
प्लस 36,000 प्लस 30,000। ठीक, तो हम अगर इन तीनों को प्लस करें 30 प्लस 36 कितना होगा 66। 66 में अगर मैं 48 को प्लस करूं तो कितना आ जाएगा 66 प्लस 8 करेंगे तो 74। 74 प्लस 40 करेंगे तो 1,18,000 इतना उसने सेविंग किया। पर बच्चों गवर्नमेंट का एक लिमिट है, इफ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ऑल द सेविंग इज ₹1,00,000 देन कंप्यूट द इनकम टैक्स पेड बाय द ऑफिसर। क्वेश्चन में बोल रहा है मैक्सिमम लिमिट 1,00,000 है, ये बंदे ने क्या किया 1,00,000 से ज्यादा सेविंग किया। तो जब भी कोई बंदा 1,00,000 से ज्यादा सेविंग करता है तो गवर्नमेंट उस पर मैक्सिमम 1,00,000 तक का ही छूट देती है। तो यहां पर इसकी सेविंग को हम 1,18,000 नहीं ले सकते, हम कितना लेंगे 1,00,000। तो बच्चों यहां पर आपने क्या निकाल लिया है सेविंग। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा टैक्सेबल इनकम। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप है टैक्सेबल इनकम। आपको मालूम है बच्चों टैक्सेबल इनकम कैसे निकालते हैं, जितना आपका ये 5th क्वार्टर जितना आपका रिमेनिंग इनकम था, रिमेनिंग इनकम कितना था बच्चों 7,10,000, उसमें से हम किसको माइनस कर देते हैं सेविंग को। पर सेविंग इसका कितना है इस बंदे का 1,18,000 था, पर गवर्नमेंट ने ये कहा है 1,14,000 है, सॉरी गलती से वो प्लस गलत हो गया 1,14,000 है। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि मैक्सिमम लिमिट 1,00,000 है, तो गवर्नमेंट सेविंग आप कितना भी कर लो 1,00,000 से ज्यादा गवर्नमेंट 1,00,000 तक का ही छूट देती है। तो ये हो जाएगा 6,10,000। मतलब आपको टैक्स इस बंदे को टैक्स किस पे लगेगा 6,10,000 पे। अब यहां पे कहानी में एक ट्विस्ट है कि आपको इनकम टैक्स निकालना है। अब क्या निकालना है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स के लिए बच्चों आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए कि 2,00,000 से ऊपर जो हमारे टेक्स्ट बुक में है उसमें बोल रहा है 2,00,000 से ऊपर 5,00,000 तक आप जितना कमाओगे इसका 10% देना है। ठीक है, तो इसको ना समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। ये बंदा कितना कमा रहा है 6,10,000, हमारा लिमिट कैसा है 2,00,000 से 5,00,000 तक है, तो आपको कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा 10%। किसके ऊपर 2,00,000 के ऊपर। ठीक, और यदि आप 5 से 10 लाख के बीच कमाते हैं 5,00,000 से 10,00,000 के बीच कमाते हैं तो आपको कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा 20%। किसके ऊपर 5,00,000 से जितना ज्यादा कमा रहे उसके ऊपर। तो ये जो हमारा बंदा है ये कितना रुपए कमा रहे 6,10,000, 6,10,000। तो ये किस रेंज के बीच आ रहे हैं बच्चों इसके 5 और 10 के बीच में। तो सबसे पहले उसको क्या टैक्स देना पड़ेगा 5,00,000 से कितना ज्यादा कमा रहे कैसे निकालेंगे हम 6,10,000 को, ये बंदा कितना कमा रहा है 6,10,000, ये 5,00,000 से कितना ज्यादा पहले वो निकालते हैं। तो वो कैसे पता चलेगा 5,00,000 से माइनस करके। जैसे मैं 120 रुपए कमा रहा हूं एक दिन का, तो ये 100 रुपए से ज्यादा कैसे निकलेगा 120 माइनस 100 करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहां पर ये बंदा 5,00,000 से कितना ज्यादा कमा रहा है कैसे मालूम चलेगा 5,00,000 से माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा उसका क्या निकालेंगे 20%। तो 6,10,000 में एक काम करते हैं बच्चों, ये थोड़ा सा ना स्पेस मांगता है तो अपन इसको क्या करते हैं थोड़ा सा जगह देते हैं। इसको समझिएगा बच्चों, 2 से 5 लाख के बीच में कितना टैक्स है 10%, जो 2,00,000 से आप ज्यादा कमा रहे हैं। 5,00,000 से जितना ज्यादा कमाओगे इसका 20%। तो 5,00,000 से कितना ज्यादा कमा रहे बंदा पता करने के लिए हम जितना उसका टैक्सेबल इनकम है उसको 5,00,000 से माइनस करते हैं। तो 6,10,000 कमा रहा था, उसको अगर मैं 5,00,000 से माइनस करूं तो कितना आ जाएगा 1,10,000, और इसका मुझे क्या करना पड़ेगा 20% निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहां पे 0 0 काट दिए, ये क्या बचा 2/10। तो ये दोनों कटेगा तो बच्चों यहां पर कितना आ जाएगा 11 2 22। इतना रुपए इसका टैक्स आया इस रेंज पे। पर ये बंदा 6,00,000 रुपए कमा रहा था, इस रेंज पे उसका 20% टैक्स इतना आया।
अब 2 से 5 लाख के बीच का भी टैक्स उसको देना पड़ेगा, क्योंकि ये बंदा अगर 6 लाख रुपए कमा रहा है, ये 6 लाख रुपए, तो 2 से 5 का टैक्स तो उसको देना ही पड़ेगा, और 5 से जितना कमा रहा है उसका 20% देना पड़ेगा। तो 2 और 5 के बीच में कितना रुपया होता है वो कैसे निकालेंगे? 5 लाख को हम किससे माइनस करेंगे? 2 लाख से, और उसका क्या निकाल देंगे हम? 10%। तो जब हम इन दोनों को माइनस करें तो कितना आ जाएगा बच्चों? 3 लाख, और 3 लाख का 10% हो जाएगा 30,000। तो इस बंदे को कितना टैक्स देना पड़ेगा? इस बंदे को टैक्स आया, इनकम टैक्स आया 30,000 इसका और 22,000 इसका, 52,000 टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, पर ये बात अभी खत्म नहीं है। इसके बाद इनकम टैक्स देने के बाद इसको और क्या देना पड़ता है? एजुकेशनल सेस। और एजुकेशनल सेस कितना पड़ रहता है बच्चों? 3%। किसका 3%? जितना आपको इनकम टैक्स निकालना है। तो यहां पर एजुकेशनल सेस, ये है एजुकेशनल सेस, कितना रहता है? 3% ऑफ इनकम टैक्स। ठीक, 3% मतलब 3/100, और इनकम टैक्स कितना है बच्चों हमारा? 52,000। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, ये आ गया 0। 3 2 जा कितना होगा? 6, 5 3 जा कितना होगा? 15। इतना रुपीस आपका एजुकेशनल सेस है। ठीक है, तो नेट इनकम टैक्स कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट है नेट इनकम टैक्स। नेट मतलब टोटल इनकम टैक्स। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है बच्चों आपको? इनकम टैक्स और एजुकेशनल सेस दोनों को प्लस करना है। दोनों को क्या करना है? प्लस। इनकम टैक्स कितना है बच्चों? 52,000। एजुकेशनल सेस कितना है बच्चों? 1560। तो आ जाएगा 53,560। इतना रुपए आप इस बंदे को क्या देना पड़ेगा बच्चों? इनकम टैक्स। इसमें इसी चीज पे आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा बच्चों, मोस्टली गलती इसी में होती है। कोई बंदा अगर 6,10,000 कमा रहा है इस रेंज में, तो उसको इस रेंज का टैक्स तो देना ही पड़ेगा, इधर का भी टैक्स देना पड़ेगा। इसीलिए हमने पहले इस रेंज का टैक्स निकाला, फिर उसके ऊपर वाले रेंज का टैक्स निकाला। जो 6,10,000 कमा रहा है वो थर्ड सीरियल नंबर पे आएगा, 5 से 10 लाख के बीच में, तो इसका टैक्स तो उसको देना ही पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? जितना वो कमा रहा है उसको 5 लाख से माइनस करके उसका 20% निकालेंगे। फिर इसका भी टैक्स देना पड़ेगा। जब वो 3 रेंज में, तो 3 का और 2 का, दोनों का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये दोनों का टैक्स, फिर उसके बाद एजुकेशनल सेस, फिर नेट इनकम टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच Q इक्वल टू 90 डिग्री। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल इन द ट्रायंगल, राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। बच्चों हम यहां पे क्या करते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन में बोल रहा है PQ 6 सेंटीमीटर। हमेशा पहले क्या निकालिएगा? स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करिएगा। PQ कितना है? 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब Q पे कितना एंगल बन रहा है बोल रहे हो बच्चों? 90 डिग्री। तो Q पे अपन क्या कर दिए? 90 डिग्री बना दिए। इसका लेंथ अभी हमें पता नहीं। ठीक, आपको मालूम है बच्चों, अगर PQR ट्रायंगल बन रहा है तो कुछ ऐसा बनेगा। PQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6, QR का वैल्यू दिया है 8। तो आप क्या करोगे बच्चों? ये 8 और इन दोनों को जोड़ दो। तो आप यहां पे क्या करना? Q पे एक राउंडर को रखना और 8 सेंटीमीटर का मेजरमेंट यहां पे कट कर देना और उसको नाम दे देना R, और इन दोनों को जोड़ देना। तो ये बन गया बच्चों आपका ट्रायंगल। अब क्वेश्चन में आपको बोल रहा है एक सर्कम सर्कल बनाना है। सर्कम सर्कल कैसे बनाते हैं बच्चों? ये P है और ये Q है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं बच्चों? राउंडर को यहां रखना, पेंसिल को यहां रखना, हल्का सा कम करना है, मोर देन हाफ लेके एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे कट कर देना। सेम ऐसे ही हरकत Q से भी कर देना, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। ऐसा ही आप किसके लिए करोगे बच्चों? ऐसा ही आप किसके लिए करोगे? QR के लिए। तो आप क्या करोगे? Q पे राउंडर को रखना, R पे पेंसिल को रखना, हल्का सा कम करना है, एक आर्क इधर कट किए, एक आर्क इधर, फिर R पे रख के सेम प्रोसेस को रिपीट करिएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा।
तो देख रहे हो बच्चों, दोनों का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो कहां पे मीट कर रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, ओ। बच्चों ये क्वेश्चन को बोर्ड में नहीं बनाया जा सकता, आप कॉपी में बना के देखिएगा, स्टेप्स फॉलो करिएगा, देखिएगा आपका आंसर एकदम सही आएगा। अब ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां मीट कर रहे हैं, इस जगह पे, इसको हम क्या नाम देते हैं, ओ। अब ओ को सेंटर लेके और किसी भी वर्टेक्स को, आप पी को चाहे तो रेडियस ले लेना ये, और इसको ड्रॉ कर देना। तो आप देख रहे हो बच्चों, एक सर्कल होगा जो पी से भी जाएगा, क्यू से भी जाएगा और आर से भी जाएगा, तो सर्कल ऐसा बनेगा। ठीक, अब आपको रेडियस फाइंड करना है, तो इसको और इसके बीच का लेंथ मेजर कर देना, तो आपका पता चल जाएगा रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। ठीक है, इस तरीके से ये बन जाएगा बच्चों। कंस्ट्रक्ट इन सर्कल इन एबीसी, एक ट्रायंगल है जो तीनों साइड क्या है, इक्वल। तो बच्चों सबसे पहले आप ट्रायंगल बनाइए, कैसे, ये ए है और ये बी है, कितने सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे बच्चों, 6 सेंटीमीटर। फिर ए पे राउंडर को रखिएगा और 6 सेंटीमीटर का लेंथ मेजर करके, क्योंकि सबका साइड क्या है बच्चों, 6 सेंटीमीटर, हमने इसको ए बी ले लिया। अब ये 6, ये 6, ये 6, यहां पे कौन है, सी। तो आप 6 सेंटीमीटर मेजर करके यहां पे एक आर्क कट करिएगा। फिर ऐसे ही बी पे 6 सेंटीमीटर मेजर करके बीसी के लिए भी 6 सेंटीमीटर का आर्क कट करिएगा। ये दोनों की मुलाकात कहां हो रही है बच्चों, यहां पर, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिएगा, ये 6 होगा, ये 6 होगा और ये भी 6 होगा। इस तरीके से आपका ट्रायंगल बन गया। पर आपको मकसद ट्रायंगल नहीं बनाना है, क्या बनाना है, इन सर्कल। तो इन सर्कल के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, जैसे अगर आपको सर्कम सर्कल बनाना है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है, वैसे ही इन सर्कल बनाने के लिए आपको एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। एंगल बाइसेक्टर कैसे करते हैं बच्चों, राउंडर को यहां लीजिएगा और पेंसिल को ऐसा रख के एक आर्क कट करिएगा सर्टेन मेजरमेंट का। ठीक, फिर इसी आर्क को, इस मतलब अरेंजमेंट को डिस्टर्ब करे बिना एक आर्क आप यहां रख के एक आर्क यहां कट करेंगे, यहां से एक आर्क यहां कट करेंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, सेम ऐसा ही प्रोसेस आप इधर से भी करेंगे, अपने मन से एक आर्क कट कर देना, इसको बिना डिस्टर्ब किए एक आर्क यहां कट करना, एक आर्क यहां कट करना और इसको ज्वाइन करना। तो ये होगा बच्चों एंगल बाइसेक्टर। ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ये 60 डिग्री है पूरा, तो ये दोनों कितना होगा, 30 30, ये भी कितना होगा, 30 30, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर। अब देख रहे हो बच्चों, दोनों लाइन कहां पे मीट कर रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रही है, इसको हम क्या नाम देते हैं, ओ। अब आप यहां पर इसको रेडियस लेके क्या करिएगा, सर्कल बना दीजिएगा, इसको सेंटर और इसको रेडियस लेके घुमा दीजिएगा, ये तीनों साइड्स को टच करता हुआ जाएगा, तो ये है आपका इन सर्कल। बच्चों आराम से बनाइएगा, एकदम धीरे धीरे बनाइएगा, आराम से बन जाएगा आपसे। अब इस क्वेश्चन में बच्चों आपको इसको सॉल्व करना है, यानी थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन देख के ही आपको समझ आ गया होगा बच्चों, इसमें भी कॉस थीटा और इसमें भी कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा को हम क्या निकाल लेते हैं, कॉमन। तो यहां पे क्या बच जाएगा, 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा। और आपको यह भी मालूम है बच्चों कि अगर ये ऐसा दिया हुआ है तो आप इसका एलसीएम निकाल सकते हो। एलसीएम निकालोगे तो ये कितना होगा, 1 माइनस साइन थीटा और यहां पे क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, अब इसको इधर एलसीएम निकालेंगे तो इधर जाएगा और ये वाला वैल्यू इधर जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा। एक तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे ब्रैकेट हमेशा पहले बच्चों ब्रैकेट को ही वैल्यू देते हैं, तो प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसल। 1 प्लस 1 कितना होगा, 2। नीचे क्या फॉर्मूला लगेगा बच्चों, a माइनस बी ए प्लस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी ए प्लस बी, ए क्या है हमारा 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। इक्वल टू क्या है बच्चों, 4। ये जो 2 मल्टीप्लाई बच्चों इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हम ये ऐसा लिख सकते हैं, cos थीटा इनटू ये जो 2 मल्टीप्लाई में था इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। तो यहां क्या बचेगा, 1। और आपको मालूम है बच्चों आइडेंटिटी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा। वी नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा। तो आप यहां पर
जहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा था वहां पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी कंपल्सरीली लिखिएगा बच्चों। ये हो गया 1 बाई कॉस थीटा, और यहाँ पे 4 और 2 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब बच्चों देख रहे हो, हमको थीटा की वैल्यू चाहिए तो इसको ऊपर लेना पड़ेगा। ऊपर लेने के लिए हम क्या करते हैं, इस कॉस थीटा को इधर भेजते हैं, तो बेचारा गरीब 2 इधर आ जाएगा। ठीक, कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया, हाफ। कॉस थीटा का वैल्यू हाफ कब आता है, 60 डिग्री में। तो आपका कॉस कॉस कैंसल, थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 60 डिग्री। तो इस तरीके से बच्चों हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, थीटा की। कितनी होगी, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं, उसका क्वेश्चन है। A tree breaks due to storm and broken parts bend so that top of the tree touches the ground, making an angle of 60 degree with it. तो बच्चों क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। क्या बोल रहा है, एक ट्री है, ये ए और हमने इसको क्या माना, बी। मान लो ये यहां से ब्रेक हो गया, मान लो यहां से ब्रेक हो गया। तो जब ब्रेक होगा बच्चों यहां से, तो ये टूट के कैसा गिरेगा, ये जमीन पे गिरेगा ऐसा। ठीक, तो ये जो बी पोर्शन है ये टूट के जमीन में गिरा तो कहां गिरेगा, नीचे। और जहां से टूटा है उस पोर्शन को अपन क्या मान लेते हैं, सी। क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों, जहां जमीन पे गिर रहा है यहां पे कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, ये है बच्चों ट्री का फुट ऑफ द ट्री, एंड पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 6 मीटर। ये फुट ऑफ द ट्री है और ये जहां टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो ट्री की टोटल हाइट फाइंड करो। तो बच्चों जो पोर्शन टूटा हुआ है उसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक को स्मॉल एच लेते हैं, एक को क्या लेते हैं, कैपिटल एच, यानी ये एच और ये क्या होगा, कैपिटल एच। अब आपको फाइंड करना है टोटल हाइट। टोटल हाइट किसको बोलेंगे बच्चों, ट्री का कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी। अब यहां पे आप एक चीज नोटिस करो बच्चों, ये एंगल दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर है जो फाइंड करना, और ये क्या है, बेस। ये है परपेंडिकुलर, ये क्या है बच्चों, बेस। तो जिस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस की बात होती है वहां किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करते हैं हम, tan थीटा को। थीटा का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, h। बेस का वैल्यू कितना है, 6। tan 60 कितना होता है, √3। तो इस तरीके से बच्चों आप h का वैल्यू फाइंड कर लोगे 6√3। ठीक है, तो h की वैल्यू आ गई आपकी 6√3। अब आप एक चीज और नोटिस कर रहे हो बच्चों, ये भी फाइंड करना है। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ये क्या है बच्चों, बेस जो दिया हुआ है। तो बेस और हाइपोटेनस कहां यूज होते हैं, बेस और हाइपोटेनस यूज होते हैं किस ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज में, रेशियो में, कॉस थीटा में। तो अब यहां पे थीटा का वैल्यू कितना होगा, 60। बच्चों ये समझ आ रहा है कॉस क्यों लिए, क्योंकि हमको बेस दिया है, हमको हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो बेस और हाइपोटेनस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले में आता है, कॉस के। ठीक, बेस का वैल्यू कितना दिया है, 6। हाइपोटेनस हमें पता नहीं, इसको हमने क्या ले लिया, कैपिटल एच। हाइपोटेनस को हमने क्या ले लिया, कैपिटल एच। cos 60 कितना होता है बच्चों, 1/2। तो h इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किए, h इक्वल टू आ जाएगा 12 मीटर। यहां पे कितना आया था बच्चों, 6√3 मीटर। तो इस तरीके से बच्चों हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो टोटल हाइट कितना आएगा ट्री का, टोटल हाइट ऑफ ट्री। ट्री दो पार्ट में टूटा था बच्चों। पहले पार्ट को हमने क्या नाम दिया था, स्मॉल एच जो जमीन में है, और जो ऊपर से नीचे गिरा उसको क्या नाम दिया, कैपिटल एच। 6 एच की वैल्यू कितनी थी, 6√3। कैपिटल एच की वैल्यू कितनी थी, 12। आप इसको और तरीके से सॉल्व कर सकते हो भैया। √3 को लिख सकते हैं 1.73 प्लस 12। तो 6 को मैं अगर इससे मल्टीप्लाई करूं तो 6 3 जा कितना होगा, 18। 6 7 जा 42 और 1 43। 6 1 जा 6, 6 प्लस 4 10। तो इस तरीके से बच्चों अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 12 के बाद कुछ नहीं, मतलब 0 0। तो ये ऐड होके हो जाएगा 22.38। गलती से भी बच्चों प्लस करने में गलती मत करिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हाइट ऑफ द ट्री आ गया 22.38 मीटर।
आप देख रहे हैं बच्चों, सेट बी आदर्श प्रश्न पत्र का हमने सॉल्व कर लिया। एक एक क्वेश्चन को हमने बनाया बच्चों। आपसे रिक्वेस्ट है हर क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। फिर भी कहीं डाउट होता है आपको तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। कुछ ही दिन बाकी एग्जाम के लिए, अच्छे नंबर स्कोर करना है और अपने माँ बाप का नाम और अपना नाम रोशन करना है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।